इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बर्फीले प्लेस को दिखाते हुए जहाँ पर साल में 1 महीने सूर्य कभी भी निकलता ही नहीं था। वहाँ पूरी तरीके से रात हो जाती और रात के अंधेरे में उनके साथ क्या हुआ ये तो सबसे शॉकिंग बात थी। हमें अब वही महीना दिखाया जाता है जिसके अंदर सूर्य कभी निकलेगा ही नहीं, यानी कि ये बर्फीला प्लेस पृथ्वी के एक अजीब से स्पॉट पर मौजूद था। जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे वो इस महीने में बाहर चले जाते, क्योंकि इस जगह पर ना तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी और न ही यहाँ पर रिसोर्सेस लेकर आ सकते हैं। जिनके पास 1 महीने तक रिसोर्सेस रहते वो उसी जगह पर रुक जाते। हमें तो अब उस बर्फीली जगह पर इवन नाम का एक शेरिफ दिखाया जाता है जो कि अपने एक साथी के साथ वहाँ पेट्रोलिंग का काम कर रहा था। वो दोनों मिलकर जब बाहर की तरफ आते हैं तो कई सारे मोबाइल फोन जला दिए गए थे। अब ये किसकी शरारत हो सकती है और किसी ने क्या ये पर्पसफुली किया होगा, यही चीजें उन्हें नहीं समझ में आ रही थी, पर वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते। इवन और उसके सभी साथी इस पूरी जगह को अच्छी तरीके से देख रेख करते थे। इवन को तो छुट्टियां भी बहुत कम मिलती थी। अब यहाँ बिना किसी के नजर में आए पता चलने लगा कि कोई वहाँ के बहुत सारे कुत्तों की जान ले रहा है। कई सारे डॉग्स की डेड बॉडी उन्हें मिलने लगी थी और वो भी बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे थे। इवन और उसके टीम के ऊपर जिम्मेदारी थी कि जब लोग यहाँ पर ना हो तो उस महीने के अंदर वो उनकी शेल्टर्स की प्रोटेक्शन करे। मरे हुए कुत्तों के बारे में कई सारे पेट ओनर्स यहाँ इवन को बता देते हैं। उन कुत्तों की हालत बहुत बुरी तरीके से की गई थी, इवन उनकी जीभ भी काट लिए गए होते हैं। लेकिन इवन को नहीं समझ रहा था, क्योंकि इस जगह पर जितने भी लोग हैं वो जानवरों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। इस तरीके का गंदा काम कोई भी नहीं कर सकता। फिर भी इवन को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। अब तो हमें इवन की वाइफ स्टेला दिखाई जाती है जो कि इस महीने में यहाँ से बाहर जा रही थी। उसके फ्लाइट का टाइम हो चुका था, इसीलिए वो अपनी कार लेकर सीधा निकल जाती है। स्टेला इवन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसकी एक बात बुरी लगती है क्योंकि इवन उसे ज्यादा टाइम नहीं दिया करता। अब स्टेला अपनी कार लेकर आगे बढ़ती ही है, तभी उसकी टक्कर एक मशीन से हो गई थी। वो मशीन वहाँ पर बर्फ हटाने का काम करती है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फंसने के बाद उसकी कार डिस्ट्रॉय होने लगी। स्टेला किसी भी तरीके से बाहर निकल कर आती है, पर उसे अपनी फ्लाइट तो लेनी ही थी, इसीलिए अब वो अपने हस्बैंड इवन को कॉल कर देती है। सारी कंडीशन अच्छी तरीके से बताने के बाद इवन वहाँ पर खुद तो नहीं जाता, बल्कि अपने एक फ्रेंड को भेज देता है। उसका फ्रेंड यहाँ स्टेला के पास आया और अपनी कार में बिठाकर उसे प्लेन में छोड़ने के लिए चला गया। बट अफसोस उसे आने में काफी देर हो जाती है, क्योंकि जो आखिरी प्लेन मौजूद थी वो भी अब टेक ऑफ कर चुकी होती है। यानी कि अब स्टेला जिसे कि जिस सिटी में जाना था वो वहाँ पर नहीं जा पाएगी। इन सारी चीजों का जिम्मेदार वो कहीं न कहीं अपने हस्बैंड इवन को मान रही होती है, क्योंकि वो इतना बिजी होता है कि अपने पर्सनल काम और अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं दे पाता। अब हमें दूसरी तरफ बर्फीले पानी के अंदर काफी बड़ी शिप दिखाई जाती है। उस शिप के सामने की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ था जो बहुत अजीब निगाहों से उसे देख रहा था। अब इस शिप के बारे में भले ही किसी को नहीं पता, लेकिन ये खतरे का संकेत हो सकता है। अब इस शिप के बारे में भले ही किसी को नहीं पता, लेकिन ये खतरे का संकेत हो सकता है। अब एक आदमी उसी जगह के बार के अंदर आ जाता है और वहाँ पर ड्रिंक मांगता है। सामने वाली बारटेंडर बताने लगी कि हम ड्रिंक नहीं देते, खास करके इस महीने में जहाँ पर रिसोर्सेज की इतनी कमी हो जाती है। बट वो अनजान आदमी तो फोर्स करने लगा और वो जानवरों का मांस मांगता है। वो आदमी ट्राई करने लगा कि उस बारटेंडर को डरा धमका कर उससे सारी चीजें ले ली जाए। बट अच्छी बात ये होती है कि उस मोमेंट पर इवन वहाँ पर आ चुका था। इवन ने उस आदमी के अजीब से बिहेवियर को नोटिस किया और उसके सामने चला आया। वो अनजान आदमी तो इवन पर भी गुस्सा करने लगता है, जिससे कि अब इवन और उसके साथी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब उस अनजान और पागल आदमी को कस्टडी में लिया जाएगा और उसके पर कार्यवाही की जाएगी। अब यहाँ इवन के हेडक्वार्टर से एक कंप्लेन आती है कुछ खुदाई करने वाले वर्कर्स के यहाँ से। इसी वजह से अब प्रायोरिटी टास्क होने के कारण वो उन मशीन्स के पास चला गया। सारे वर्कर्स से वो पूछताछ करने लगा कि यहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हुई थी। वो सारे वर्कर्स बता रहे थे कि उनकी मशीन को किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया है। अब ये मशीन अच्छी तरीके से काम ना करने की वजह से वो रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ से इवन का काम बढ़ चुका था और उसे जल्द से जल्द अपराधियों का पता लगाना है। हमें तो अब एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया जो अपने शॉप में बैठा हुआ था, पर उसे अचानक बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। बूढ़ा आदमी जब बाहर जाकर चारों तरफ देखने लगता है, तभी उसे कुछ लोगों ने घेर लिया था। उन लोगों में से एक आदमी तुरंत ही उस बूढ़े आदमी के ऊपर कूद पड़ा और उसे बहुत बुरी तरीके से काटने लगा। एक्चुअली में वो उस बूढ़े आदमी का ब्लड पी रहा होता है। ये सीन इतना ज्यादा खतरनाक था कि कुछ ही समय में उन लोगों ने बूढ़े आदमी को जान से मार दिया था। वहाँ जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो एकदम आदमखोर थे, यानी इंसानों को खाने वाले। हमें तो कुछ वर्कर्स को भी दिखाया गया जो अपना काम खत्म करके वापस घर लौट रहे होते हैं, बट उनके ऊपर भी उन्हीं खतरनाक लोगों ने हमला कर दिया और चोट पहुंचाने लगे।
दो लोगों को तो उन्होंने बड़ी आसानी से मार दिया होता है, बट उनमें से मौजूद एक वर्कर लेडी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। सारे खतरनाक लोग फिर उसका पीछा करने लगे ताकि उसे मार दिया जाए। बात ये थी कि ये सभी खतरनाक वैम्पायर्स थे जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते थे और अब वो इस जगह पर भारी मात्रा में पहुंच चुके हैं, यानी कि यहाँ के नॉर्मल सिटीजन्स की जान बहुत ज्यादा खतरे में है। हमें तो अब इवेंट दिखाया गया जिसने कि उस अनजान आदमी को जेल में बंद करके रखा होता है, पर वो अनजान आदमी इवेंट से कहने लगा कि जल्द से जल्द इस पूरी जगह के लोग मरने वाले हैं क्योंकि शायद वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। इवेंट को ये बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि आखिर ये अनजान आदमी किस बारे में बात कर रहा है। फिर भी उसे लगने लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है और शायद यहाँ पर कई सारे आतंकवादी आने वाले हैं। वो इसी बात का पता लगाने के लिए शहर में चारों तरफ घूमने लगा। हमें अब वहाँ के सिटीजन्स को दिखाया जाता है जिन पर वही खतरनाक वैम्पायर्स हमला करने लगे थे। वो तो एक्चुअल में घर के अंदर घुसकर उन पर हमला करते हैं और लगातार मारते जाते हैं। इवेंट जब अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तभी उसे जमीन पर कई सारे खून के धब्बे दिखाई देते हैं और जब वो थोड़ा आगे गया तो उसे उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी मिली। इससे वो एकदम डरता हुआ शहर के अंदर आया और वहाँ के लोगों को चेतावनी देने लगा कि तुम सब अपने घर के अंदर जाओ, वहीं पर तुम सुरक्षित रहोगे और वहाँ से जब तक वो न कहे तब तक कोई भी बाहर नहीं आएगा। हमें तो अब इवेंट का भाई बेन दिखाया जाता है जो कि स्टेला के साथ बैठकर कुछ गेम खेल रहा था। वो अनजान आदमी अभी भी जेल के अंदर मौजूद होता है जो कि अब उनसे बातचीत कर रहा था कि तुम सब खत्म हो जाओगे। वो इतने खतरनाक लोग हैं कि तुम जैसे लोगों को कच्चा चबाने में वो पीछे नहीं हटेंगे। इस बात से इवेंट के भाई बेन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने कुछ प्लास्टिक के टुकड़े उठाकर उस अनजान आदमी की तरफ मार दिया, बट वो अनजान आदमी अब शुक्रिया अदा कहने लगा क्योंकि वो इस प्लास्टिक के टुकड़े से इस जेल को तोड़ सकता है। बेन को लगने लगा कि उसने गलती कर दी, इसीलिए वो प्लास्टिक के टुकड़े को उठाने के लिए भागा, बट शायद ये उस आदमी की चाल थी और उसने तुरंत ही बेन को पकड़ लिया। बेन को तो वो बहुत चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा था पर स्टेला उसके ऊपर गन पॉइंट करती है। अच्छी बात तो ये हो गई कि वहाँ पर सही समय पे इवेंट आ गया। इवेंट ने अपने भाई को इस तरीके से फंसा हुआ देखकर तुरंत ही गोली चला दी उस अनजान आदमी के ऊपर। उस अनजान आदमी को चोट तो लगती है और तुरंत ही इवेंट ने उसके हाथ पैर पर खटकड़ी लगा दी थी। वो आदमी तो बहुत अजीब तरीके की एक्टिंग करने लगता है और गुस्से से सिर्फ यही कहता है कि कोई नहीं बचने वाला। उसे वापस जेल के अंदर बंद करके इवेंट और स्टेला गाड़ी के अंदर से कहीं निकल पड़ते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो सोच रहे थे कि शायद उस जैसे कई सारे लोग आने वाले हैं जो हम पर हमला करेंगे। अब एक जगह पर रुकने के बाद जब स्टेला दूर तक नजर मारती है तो वो बहुत डर गई। उसने इवेंट को कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी उनके ऊपर एक वैम्पायर ने हमला कर दिया। वो तो उस कार के ऊपर बैठकर लगातार तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उन वैम्पायर्स पर गोलियों का कुछ असर नहीं हो रहा था, मानो कि उनकी बॉडी एकदम बुलेट प्रूफ हो। कुछ मिनटों तक इसी तरीके से स्ट्रगल करने के बाद स्टेला ने जोर से गाड़ी का ब्रेक दबाया। इससे ही वो अनजान वैम्पायर नीचे जाकर गिरता है और वो अपनी कार को दूसरी तरफ मोड़कर निकल पड़े थे। इवेंट और स्टेला थोड़ी देर बाद जब अपने सिटी के अंदर पहुंचे तो चारों तरफ एकदम से तबाही का माहौल था। वैम्पायर्स की बहुत बड़ी टीम ने कई लोगों की जानें ले ली होती हैं। ऐसा कोई भी शेल्टर नहीं था जो सुरक्षित ना हो। यही चीजें इवेंट और स्टेला को अंदर से डरा कर रख देती हैं। चारों तरफ लोगों की सिर्फ डेड बॉडी मौजूद थी और कत्ले आम मचा हुआ था। इवेंट अपने भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से इवेंट और स्टेला पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपने भाई को देखने के लिए, बट वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। सिर्फ चारों तरफ खून के डब्बे होते हैं। वो अनजान सा आदमी अभी भी जेल में ही पड़ा हुआ था। इवेंट एकदम से गुस्सा होकर उस आदमी से अपने भाई के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं। वो इतना कहकर चुप हो गया कि उन लोगों को मैं ही यहाँ पर लेकर आया हूँ। भले ही ये उसकी गलती थी लेकिन अब वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। इवेंट को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट स्टेला ने उसे रोक लिया क्योंकि इस अनजान आदमी को मारकर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इवेंट इस बात को समझ जाता है और वो स्टेला के साथ अपने भाई बेन को ढूंढने निकल पड़ा। हमें तो दूसरी तरफ कई सारे वैम्पायर्स को दिखाया गया जहाँ पर उनका लीडर भी मौजूद था। उन्होंने ऑलमोस्ट आधे सिटीजन्स को खत्म कर दिया होता है, लेकिन अब उस लीडर ने अपने सारे वैम्पायर साथियों को छूट दे दी थी कि तुम सभी अब किसी भी तरीके से लोगों को मारो, तुम पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी और उन्हें मारकर पूरी तरीके से खत्म कर दो। और लीडर नहीं चाहता था कि उनके वैम्पायर्स की क्वांटिटी ज्यादा बढ़े, तो वो काटे गए इंसानों की बॉडी भी काट देने के लिए कहते हैं। अब इतनी खुली छूट मिलने के कारण सारे वैम्पायर्स फैल गए और बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को मारने लगे। इवन वहाँ के सिटीजन्स के पास गन भी मौजूद थी अपने प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि इन गन्स का वैम्पायर्स पर कोई असर नहीं होता। चारों तरफ से सिर्फ लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उन्हें बचाने वाला कोई भी नहीं होता। हमें तो इवेंट और स्टेला दिखाए गए जो ट्रैवल करते हुए एक पड़ोस वाले घर में चले आते हैं।
वहाँ पर उन्हें कुछ लोगों के होने का एहसास हुआ और जब वो अंदर गए तो इवन को अपना भाई बेन सुरक्षित हालत में मिला था। वो बेन को गले लगाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये थी कि अब उन सारे वैम्पायर से बचा कैसे जाए। अगर उन्हें पता चल गया उनकी लोकेशन का तो वो यहाँ पर भी हमला करने आ जाएंगे। हमें उस जगह पर वो लेडी वर्कर भी दिखाई गई जो शुरुआत में उन वैम्पायर्स के अटैक से बचकर भाग गई होती है। लेडी वर्कर ने इवन से कहा कि मेरी फैक्ट्री में कुछ ऐसे चैम्बर्स हैं जिनमें छुपा जा सकता है, हमें सुरक्षित तरीके से बचते हुए वहां पर पहुंचना होगा। पर इवन को भी पता था कि ये काम कितना खतरनाक हो सकता है। थोड़ा सोचने के बाद इवन डिसाइड करने लगा कि वो और स्टेला मिलकर उन सारे वैम्पायर्स का ध्यान भटकाएंगे। तब तक वो वर्कर वाली फीमेल बेन और बाकी लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाएगी उस सेफ चैम्बर की तरफ। सभी को ये प्लान अच्छा लगता है, इसीलिए इवन और स्टेला अपनी कार में बैठकर उन वैम्पायर्स का ध्यान भटकाने चले गए। कार को एकदम तेजी से चलाने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़े तभी अचानक उनका टायर बर्फ के अंदर फंस जाता है। ये उन्हीं वैम्पायर्स की चाल थी जो यहाँ से गुजरने वाले किसी को भी फंसा देते थे। सारे वैम्पायर्स अब आसपास जुट गए और उनका लीडर भी हमला करने का आदेश देता है। इवन तो उनके ऊपर गोली चला रहा था लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। इनफैक्ट उन वैम्पायर्स ने अपने हाथों से उठाकर उनकी कार पलट दी थी। स्टेला इवन दोनों मुसीबत में होते हैं और वो वहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। स्टेला के पास एक शॉटगन थी जिसकी मदद से वो 2-3 वैम्पायर्स का सर ही उड़ा देती है। इससे वो थोड़ी देर तक तो सुरक्षित रहे, बट अब वैम्पायर्स के और भी मेंबर्स वहाँ पर आ गए थे। अगर एक बार स्टेला और इवन को वैम्पायर्स ने काट लिया तो वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उसके बाद उन्हें बचाना नामुमकिन हो जाएगा। बट अगले मोमेंट में हमें पता चला कि एक ट्रक लेकर कोई बूढ़ा आदमी वहां पर आ चुका है जिसने कि उन वैम्पायर्स को टक्कर मार दी थी। ट्रक काफी भारी भरकम होता है जिसकी वजह से सारे वैम्पायर्स इधर उधर गिर गए थे। उस ड्राइवर ने तो कई सारे वैम्पायर्स को ट्रक की मदद से मार दिया और स्टेला और इवन को इशारा किया कि वो उसके ट्रक में आकर बैठ जाएं। सही मौका देखकर वो सभी वहां से निकल पड़े उस केविन की तरफ जहां सभी लोग मौजूद होते हैं। ये वही केविन था जिसके बारे में वो फीमेल वर्कर बात कर रही थी। वो जब तक यहाँ पर हैं सुरक्षित रहेंगे। सभी लोग उस चैम्बर में मौजूद होते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा बचे नहीं थे। लेडी वर्कर उन्हें पहले ही क्लियर कर देती है कि हमें रिसोर्सेज के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। सभी ने डिसाइड किया कि वो बारी बारी यहाँ पर पहरा देंगे और ये बताते रहेंगे कि वो वैम्पायर्स उनके करीब आ रहे हैं कि नहीं। उन्हें बिल्कुल भी आवाज ना करते हुए अपनी लोकेशन बतानी नहीं है। बाहर की तरफ कई सारे वैम्पायर्स बिल्डिंग्स के अंदर और शेल्टर के अंदर घुसकर लोगों को बाहर निकालते और उन्हें मार देते, क्योंकि उन वैम्पायर्स के लीडर ने कह दिया था कि कुछ लोग अभी भी छुपे हुए हैं, तो शेल्टर के अंदर घुसकर उन्हें ढूंढ कर मारना सबसे बेस्ट होगा। उस पूरे सिटी की आबादी अब आधे से भी कम हो चुकी थी क्योंकि इतने लोगों को उन्होंने मार दिया था। शायद अब बहुत ही कम इंसान बचे हुए हैं जो कि इवन और उसके सभी साथियों के साथ उस चैम्बर में मौजूद थे। अब वो सभी जब बैठे हुए थे तो एक बूढ़ा आदमी काफी डर जाता है। उसकी वाइफ भी इस हादसे में मर चुकी थी और उसे पैनिक अटैक्स आने लगे थे, बट सभी मिलकर उस बूढ़े आदमी को शांत कराते हैं क्योंकि इससे उनकी लोकेशन का पता चल सकता था। अब तो अचानक बाहर की तरफ से उन वैम्पायर्स की आवाज भी आने लगी। जब स्टेला बाहर की तरफ देखती है तो वैम्पायर्स इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। वहाँ की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि देखा भी नहीं जाता। वो सब यही कामना करते हैं कि उनकी लोकेशन के बारे में वो वैम्पायर्स को पता बिल्कुल ना चले। अगर ऐसा हुआ तो वो भी नहीं बच पाएंगे। कुछ लोगों का ये मानना था कि उन्हें यहाँ से किसी दूसरे प्लेस पर जाना चाहिए क्योंकि इस जगह पर वो वैम्पायर्स कभी भी पहुंच सकते हैं, बट इवन को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक वो यहाँ पर हैं और उनकी लोकेशन रिवील नहीं होती तब तक ये वैम्पायर्स नहीं हमला करेंगे। अब हमें बाहर की तरफ एक लेडी दिखाई गई जो बहुत डरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके बच्चों को इन वैम्पायर्स ने मार दिया होता है तो वो एकदम से पागल हो चुकी थी। कई वैम्पायर्स उसके आसपास घूम रहे होते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इवन स्टेला और कई लोग उस लेडी को देख पा रहे थे जो उसके चैम्बर के क्लोज ही होती है। इसीलिए काफी सोचने के बाद इवन और उसका एक साथी डिसाइड करता है कि वो उस लेडी को जाकर बचाएंगे। बट अफसोस की बात ये थी कि उसी मोमेंट पर वैम्पायर्स का लीडर आ गया और उसने अपने साथियों को बोलकर उस लेडी को भी मरवा दिया। यहाँ तक कि इवन का वो साथी एक वैम्पायर से इन्फेक्टेड हो जाता है। वो अब बुरी तरीके से इन्फेक्टेड होने के कारण वैम्पायर में कन्वर्ट होने लगा। वैम्पायर में कन्वर्ट होते ही इंसान अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पाता। उसे सिर्फ दूसरे इंसानों को काटकर उनका खून पीने की इच्छा होती है। इवन का वो साथी जो वैम्पायर बन चुका था वो तो उल्टा इवन पर ही हमला करने आ जाता है। इवन बहुत कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, पर आखिरकार उसे अपने दोस्त की जान लेनी ही पड़ी। ऐसा अगर इवन नहीं करता तो ये उसकी भी जान ले लेता। इवन जल्द से जल्द अंदर जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी। वो अंदर पहुंचा, इससे पहले वो बेहोश हो चुका था। स्टेला इस क्रिटिकल मोमेंट में इवन की हेल्प करती है और उसे वापस चैम्बर में लेकर आती है। अब वो वैम्पायर का लीडर कुछ साथियों के साथ जब उस जगह पर आया तो उसने अपने एक साथी को मरा हुआ देखा था। ये पूरे प्रोसेस को एनालाइज करने के बाद वो समझ चुका था कि कुछ इंसान ऐसे भी बचे हुए हैं जो छुप कर रह रहे हैं।
उन्हें तो अब उनकी लोकेशन पता करनी ही होगी। अब स्टेला उस चैम्बर के अंदर मौजूद होकर पहरा दे रही थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। हमें तो अब वही बूढ़ा आदमी दिखाया गया जो अपने बेटे माइक से दूर हटकर उस जगह से भागना चाहता था। उसे सिर्फ यहाँ से निकलना था और आजादी चाहिए थी। बट अच्छी बात ये होती है कि माइक और स्टेला ने उसे देख लिया और बाहर जाने से रोकने लगे। अब वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि उसे वॉशरूम जाना है तो उसे वॉशरूम छोड़कर आए। कुछ देर तक दरवाजा ना खुलने के कारण अब माइक तुरंत ही दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। अंदर जाने पे पता चला कि वो बूढ़ा आदमी खिड़की के रास्ते से बाहर निकल चुका है। स्टेला तो माइक को रोकती है क्योंकि बाहर निकलने पर वो वैम्पायर्स यहाँ पर भी आ सकते हैं। बट माइक अपने फादर को इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता था, तो वो वहाँ से बाहर निकल गया। अब इतनी सारी आवाजें आ रही थी तो एक वैम्पायर वहाँ घर के अंदर घुस जाता है। उससे बचने के लिए इवन और स्टेला एक दूसरे चैम्बर में चले गए जहाँ वो उसके जाने का इंतजार कर रहे थे। माइक जो घर के पीछे वाले रास्ते पर था वो किसी भी तरीके से अपने फादर को बचाना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत ही उन्हें चिल्लाने लगा कि वो इस तरफ आ जाए। अब इन्हीं आवाजों को घर के अंदर मौजूद वो वैम्पायर सुन लेता है और बाहर की तरफ जाकर माइक को पकड़कर मार देता है। शायद अब तक माइक के फादर यानी उस बूढ़े आदमी को भी खत्म कर दिया गया होगा। इवन इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास हो गया क्योंकि उसके साथी लगातार मारे जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब अगले दिन वहाँ पर काफी बड़ा बर्फीला तूफान आ जाता है। इस तूफान में वो सभी बाहर निकल गए थे क्योंकि वैम्पायर्स इसमें उनकी आवाज का पता नहीं लगा पाएंगे। अब उन सभी ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले कुछ रिसोर्सेज जमा करेंगे क्योंकि उनके रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। वो वहां से तुरंत ही सुपरमार्केट की तरफ निकल पड़े। अंदर जाते ही उन्हें कई सारा सामान दिखाई देता है जो एकदम अच्छी कंडीशन में था, बट उस जगह पर एक छोटी वैम्पायर बच्ची मौजूद होती है जो किसी को खा रही थी। अब भले ये छोटी बच्ची है लेकिन ये एक वैम्पायर थी, उसे मारना बहुत जरूरी था, तो बैन ने आखिरकार उसे खत्म किया। बैन को बाद में इसका गिल्ट होता है लेकिन उसे अपनी जान तो बचानी ही थी। वो बर्फीला तूफान रुक चुका था, यानी वो इस तरीके से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। उन्हें दूसरे बर्फीले तूफान का वेट करना होगा जिसके बाद वो यहाँ से एक माइनिंग एरिया में चले जाएंगे। पूरे 20 दिन बीत चुके थे और 10 दिन बाकी होते हैं ये पूरा महीना खत्म होने के लिए। सभी के सभी उस सुपरमार्केट में ही अपनी जान बचाकर छुपे हुए होते हैं। धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वैम्पायर्स एक समय पर उन पर हमला कर ही देंगे क्योंकि वो पूरे शेल्टर्स के अंदर जाकर इंसानों को ही ढूंढ रहे थे। इवन को भी समझ में आ चुका था कि उन्हें अपनी लोकेशन चेंज करनी होगी। तभी उसे अपनी ग्रैंड मदर की बात याद आती है। वो कहती थी कि ये वैम्पायर्स बिल्कुल भी सूर्य की रोशनी में नहीं आ पाते और जबकि यहाँ 1 महीने तक सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो यूवी रेडिएशन सबसे अच्छा काम करती है। अगर इवन अपनी ग्रैंड मदर के कमरे में चला गया तो वो यूवी लाइट्स की मदद से इन वैम्पायर्स को मार सकता है। इवन तो अब तुरंत ही बाहर निकल जाता है प्लान के अकॉर्डिंग और चारों तरफ आवाज करने लगता है। इससे सारे वैम्पायर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो तुरंत ही यूवी लाइट उनके ऊपर फायर कर देगा। इवन तो अपनी ग्रैंड मदर के घर पर पहुंचकर वो यूवी लाइट ले लेता है और एक वैम्पायर के ऊपर उसे थ्रो करता है। लिटरली इससे उस वैम्पायर की पूरी बॉडी जलने लगी थी। जब ये बातें उस वैम्पायर लीडर को पता चली तो उसने यूवी लाइट के कनेक्शन ही काट दिए थे। इससे अब इवन पूरी तरीके से फंस चुका था और वहां से बाहर भागने का कोई रास्ता भी नहीं होता। बट फिर से उस जगह पर वही ड्राइवर आ गया अपनी ट्रक लेकर उसकी जान बचाने के लिए। शुरुआत में तो उसने कई सारे वैम्पायर्स को एक ही बार में खत्म कर दिया था, बट वैम्पायर लीडर बहुत खतरनाक होता है और उसने उस ड्राइवर को भी पकड़कर उसकी जान ले ली। स्टेला भी इवन को वहां से छुपाकर लेकर आ जाती है पुलिस स्टेशन के अंदर, बट उन्हें पता चला कि उनका एक साथी इन्फेक्टेड हो चुका है। उस आदमी को तो सुपरमार्केट में उसी बच्ची ने काट लिया था, इसीलिए वो आदमी इवन से कह रहा होता है कि वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाए, इससे पहले वो उसकी जान ले ले। वो इस तरीके से तड़प कर मरना नहीं चाहता। इवन इन चीजों को नहीं करना चाहता था, बट आखिर में उसे अपने साथी को मारना ही पड़ता है। अब इवन उस जगह पर कुछ समय तक छुपा ही हुआ था, पर उसे दूसरे शेल्टर के अंदर कुछ रोशनी दिखाई देती है। उसे ऐसा लगने लगा कि वहाँ पर कोई तो है जो मदद मांग रहा है, उन्हें वहाँ पर जाकर एक बार देखना ही चाहिए। इवन और स्टेला किसी भी तरीके से दूसरे शेल्टर के अंदर जाकर देखते हैं तो पता चला कि ये तो इवन का वो साथी ऑफिसर है। वो ऑफिसर यहाँ पर कई दिनों से छुपा हुआ है, लेकिन उसे अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया क्योंकि वो इनडायरेक्टली इन्फेक्टेड हो चुके थे। बट अब उसे जिंदा रहना है और अपनी जिंदगी गुजारनी है। बाहर की तरफ तूफान चालू हो चुका था तो इवन स्टेला अपने साथी को लेकर बाहर निकलने लगे। ये एक अच्छा मौका हो सकता है यहाँ से दूर जाने का। उन्हें तो कुछ ही घंटे बचे हुए थे जब इस जगह पर सूर्य निकल जाएगा। तब तक उन्हें किसी भी हालत में अपने आप को एक सेफ जगह पर रखना होगा।
तीनों बहुत कोशिश करते हैं कि वो माइनिंग एरिया की तरफ चले जाएं, बट अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो एक शेल्टर के अंदर चले गए। अब सामने की तरफ एक बच्ची जब आगे बढ़ रही होती है तो स्टेला उसे बचाने चली गई। तुरंत ही अब एक वैम्पायर आ चुका था तो यहाँ इवन चला गया उसे बचाने के लिए। उसने अपने साथी को कह दिया कि तुम मेरी वाइफ और उस बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ माइनिंग एरिया में, बट उसका साथी तो काफी डरपोक था जो अपनी जान बचाता है। इवन ने सबसे पहले वैम्पायर को बहुत बुरी तरीके से मारा और फिर वो भी माइनिंग एरिया के अंदर चला गया। चौंकाने वाली बात थी कि उसे अपनी वाइफ और वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही होती। कई वैम्पायर तो उनका पीछा करते हुए माइनिंग एरिया तक पहुंच जाते हैं और इवन के ऊपर हमला कर देते हैं। इवन का साथी काफी गिल्टी था तो वो भी उसकी मदद करने चला आया, बट अफसोस वैम्पायर ने उसे काट दिया होता है तो इवन को उसे मारना पड़ा। इवन एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था और किसी भी तरीके से अपनी वाइफ को कॉल लगाता है। उसकी वाइफ उस बच्चे को लेकर गाड़ी के अंदर छुपी हुई थी। उन्हें सिर्फ कुछ ही मिनटों का वेट करना था जब सन वापस से आ जाएगा और ये वैम्पायर चले जाएंगे। अब तो वैम्पायर लीडर ने सबसे अच्छी चाल चली कि वो सारी जगह पर आग लगा देता है, यानी जितने भी इंसान होंगे वो बाहर तो निकलेंगे ही। स्टेला उस बच्चे को लेकर उस गाड़ी के नीचे छुपी हुई थी, बट इवन को समझ में आ जाता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। वो तुरंत ही अब अपने एक वैम्पायर साथी के बॉडी से ब्लड निकालता है और अपने बॉडी में इंसर्ट कर लेता है, यानी वो खुद को इन्फेक्ट करना चाहता है। यही एक रास्ता था उन वैम्पायर्स के लीडर से फाइट करने का। धीरे धीरे इवन एकदम वैम्पायर में कन्वर्ट होने लगा और सीधा वैम्पायर लीडर के सामने आकर उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। दोनों एक दूसरे से अब बहुत ही बुरी तरीके से लड़ने लगे थे, बट इनडायरेक्टली ब्लड ट्रांसफर करने के कारण इवन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। उसने एक ही पंच में लीडर को आखिरकार खत्म ही कर दिया था। धीरे धीरे अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी, यानी कि वो 1 महीना खत्म हो चुका होता है। ये देखकर अब जितने भी वैम्पायर्स थे वो वहां से दूर भाग जाते हैं। स्टेला उस बच्ची को सही सलामत बाहर लेकर आती है, पर अब उसे पता था कि इवन भी नहीं बच पाएगा। इवन स्टेला के साथ बैठकर सनराइज देखता है और जब सूर्य की किरणें उसकी बॉडी पर पड़ी तो वो राख बनकर उड़ने लगा। स्टेला बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड और अपने एक अच्छे पार्टनर को खो दिया। ये दुख भरी कहानी भी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।